नमस्कार बच्चों, मैं केएल शर्मा एक बार फिर से आपके सामने ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हाजिर हूँ। आज हम क्लास 10th विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन विज्ञान चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि आज हमारी चर्चा के कौन कौन से बिंदु हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पुनरावलोकन कि हमने इस पाठ के पार्ट 1 और 2 में क्या क्या अध्ययन किया है, उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम श्रृंखलाएं, शाखाएं तथा वलय और उसमें भी मुख्य रूप से ब्यूटेन पर हम चर्चा करेंगे। उसके पश्चात बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन का जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार है उसके अंतर्गत विषम परमाणु तथा प्रकार्यात्मक समूह क्या क्या होते हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। और उसके पश्चात समजातीय श्रेणी जिसके अंतर्गत एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन के विषय में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि समजातीय श्रेणी क्या होती हैं। और उसके साथ साथ ही समजातीय यौगिकों के गुणधर्मों के विषय के बारे में भी हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और अंत में बच्चों कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, किस तरीके से हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं उसके विषय में और उनके कुछ रासायनिक गुणधर्मों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों इससे पहले वाले पाठ में आपने कार्बन के विषय में बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं, बहुत सी चीज़ें आप जान चुके हैं। कार्बन जिसका कि परमाणु क्रमांक 6 होता है और उसके बाह्यतम कोश में आप सभी लोग जानते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। पिछले जो भाग हैं उसमें आपने पढ़ा था कि कार्बन अधातु है, अर्थात वो अधातुओं के सारे गुणधर्म प्रदर्शित करता है, सारे गुणधर्म वो दिखाता है अधातुओं के। और उसके साथ साथ बच्चों आपने देखा था कि जो कार्बन है वो आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त और 14वें समूह का सदस्य है। इसके साथ साथ आपने इससे पिछले वाले भाग में कार्बन में जो सहसंयोजी आबंध बनते हैं, किस प्रकार से सहसंयोजी आबंध बनते हैं उसके विषय में अध्ययन किया। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, इन सब अणुओं के बनने का किस प्रकार से बनते हैं उसके विषय में आपने अध्ययन किया। और आपने संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन का अध्ययन किया। इसके साथ साथ बच्चों आपने कार्बन की जो वर्सेटाइल जो नेचर है, सर्वोत्मुखी प्रकृति है, उसके अंतर्गत श्रृंखलन क्या होता है और कार्बन की चतुसंयोजकता के विषय में भी विस्तृत अध्ययन किया। और उसके बाद आपने कार्बन के अपर रूप, 2 प्रकार के कार्बन के अपर रूपों के बारे में आपने पढ़ा, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। और क्रिस्टलीय अपर रूप के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि हीरा और ग्रेफाइट, और अक्रिस्टलीय अपर रूप में आपने देखा काजल, कोयला, ये सारे अक्रिस्टलीय हमारे कार्बन के अपर रूप हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं कि श्रृंखलाएं, शाखाएं तथा वलय क्या होती हैं। और आज मुख्यतः हमें करनी है ब्यूटेन पे चर्चा, क्योंकि इससे पहले पिछले वाले भाग में आप कार्बन की जो श्रृंखलाएं होती हैं, सीधी जो कार्बन का जो कंकाल होता है किस प्रकार से बनता है, और उसमें जब हम किसी हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ते हैं तो किस प्रकार की संरचना बनती है, उन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। मतलब श्रृंखलाओं से आप भली भांति परिचित हैं कि कार्बन की जो श्रृंखला है वो किस प्रकार से एक सीधी श्रृंखला बनाती है। तो अगर हम ब्यूटेन की बात करें यहाँ पे, तो ब्यूटेन का मतलब जब कार्बन के कितने परमाणु हों, 4 परमाणु हों। पहले को आपने पिछले भाग में आप पढ़ चुके हैं कि अगर एक कार्बन का परमाणु होगा तो उसे कहेंगे मेथ, 2 कार्बन के परमाणु होंगे तो एथ, 3 होंगे तो प्रोप, और 4 अगर होंगे तो उसे ब्यूट कहते हैं। और जब एल्केन की बात करते हैं तो वहाँ पे हो जाता है जब कार्बन के 4 परमाणु होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे। तो जब कार्बन के 4 परमाणु होंगे तो आप देख रहे हैं कि कार्बन के 4 परमाणु को इस तरीके से हम एक सीधी श्रृंखला के रूप में कार्बन के कंकाल को लिख सकते हैं। कार्बन के 4 परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा यहाँ पे जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से बच्चों
अगर हम देखें तो ब्यूटेन की संरचना को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जहाँ पे ये दोनों कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और उसके पश्चात ये जो हमारा कार्बन है उसकी शाखाएं निकल गई हैं। जैसे आप देखते हैं पेड़ों में शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार से इस कार्बन की भी दो शाखाएं यहाँ पे खुल गई हैं और वहाँ पे पुनः कार्बन ये जुड़ गया है। तो कार्बन के यहाँ पे भी 4 परमाणु हैं और इस सीधी श्रृंखला में भी कार्बन के 4 ही परमाणु हैं। आप जानते हैं कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो अगर हम इस जगह पे जहाँ अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 3 संयोजकताएं इसकी अभी संतुष्ट होनी बाकी हैं क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना है। इस कार्बन पे 2 संयोजकताएं संतुष्ट होनी बाकी है क्योंकि यहाँ पे ये 2 सिंगल बॉन्ड हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे और इस कार्बन पे लास्ट वाले पे 3 संयोजकताओं को संतुष्ट होना बाकी है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इन संयोजकताओं को संतुष्ट करें और प्रत्येक जगह पे हाइड्रोजन को जोड़ दें तो आप देखिए किस प्रकार की संरचना यहाँ पे बनती है। ये संरचना यहाँ पे बनी। आप देख रहे हैं C कितने हैं, 4 हैं और हाइड्रोजन को अगर आप गिनेंगे तो आप देख रहे हैं 4 4 8 और 2 10। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया C4H10 ब्यूटेन। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसकी कितनी संयोजकताएं बाकी हैं, 3 संयोजकताएं भी संतुष्ट नहीं हैं। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 संयोजकताएं संतुष्ट हैं, मतलब कि 1 संयोजकता भी बाकी है। इस कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड से यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 3 संयोजकताएं बाकी हैं और यहाँ पे भी 3 संयोजकताएं बाकी हैं। इन सभी जगहों पे अगर हम हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दें तो एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें C कितने होंगे, 4 ही होंगे और अगर H हाइड्रोजन को गिने तो हाइड्रोजन को 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे 10 होंगे। इन दोनों ही आप संरचनाओं की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं बच्चों कि इन दोनों ही संरचनाओं का जो सूत्र है वो क्या है, C4H10 मतलब ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, दोनों का सूत्र एक ही है, लेकिन दोनों की जो संरचनाएं हैं आप देख रहे हैं ब्यूटेन की जो संरचना है वो कैसी है, अलग अलग है। तो इस प्रकार के ये जो यौगिक हैं इन्हें हम लोग कहते हैं संरचनात्मक समावयन। संरचनात्मक समावयन। तो ऐसे यौगिक जिनकी सूत्र एक ही हों परंतु संरचनाएं अलग अलग हों तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयन कहते हैं। इसके अलावा बच्चों जो कार्बन है, आपने देखा श्रृंखलाओं के बारे में आप जान चुके हैं, ये कार्बन की ये शाखाएं हो गई। इसके अलावा जो कार्बन है किसी कुछ यौगिकों में वलय के रूप में भी पाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखें, C6H12 जिसे हम लोग साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। अगर हम साइक्लोहेक्सेन अगर हम इसकी संरचना को बनाएं तो C6 कार्बन के 6 परमाणु किस प्रकार से होते हैं, C6 इस तरीके से 2 3 4 5 और ये देखिए 6, मतलब कि कार्बन के जो सभी 6 परमाणु हैं वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं वलय के रूप में जुड़े हुए हैं। अब अगर हम इनकी कार्बन की असंतुष्ट संयोजकताओं को संतुष्ट करें तो आप देख रहे हैं कि इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2, क्योंकि 2 बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो 2 और। उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या है, कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 और जुड़ेंगे। यहाँ पे कितने जुड़ेंगे, 2 और जुड़ेंगे। उसी प्रकार से आप नीचे देखिए, यहाँ पे भी 2 जुड़ेंगे और यहाँ पे भी 2, और ये जो कार्बन है यहाँ पे भी 2-2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। आप देखते हैं कि कार्बन की सारी जो संयोजकताएं हैं सारे कार्बन की वो क्या हो गई हैं, संतुष्ट हो गई हैं। किसी भी कार्बन को आप देखें, ये कार्बन है तो 1 2 3 4, इसका मतलब 4 संयोजकता होती, चारों संतुष्ट है।
इस कार्बन की भी आप देख रहे हैं चारों संयोजकताएं, सारे कार्बन की चारों संयोजकताएं मतलब सभी संयोजकताएं संतुष्ट हो गई हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो कार्बन है वो वलय के रूप में भी अन्य यौगिकों में उपस्थित रहता है। और एक एग्जाम्पल आपने देखा किसका, साइक्लोहेक्सेन का। तो कार्बन श्रृंखलाओं, शाखाओं और इसके साथ साथ वलय के रूप में भी यौगिकों में उपस्थित होता है। आगे चलते हैं बच्चों। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों के बारे में अभी तक आपने जानकारी ली है। इसके साथ ही साथ जो कार्बन होता है वो अन्य तत्वों के साथ जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी जुड़कर आबंध बनाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही कार्बन जुड़ता है और उसके साथ जो है आबंध बनाता है। ये हैलोजन के साथ मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, इन सब के साथ जुड़कर आबंध बनाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सारे जितने तत्व या परमाणु जो भी हैं ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में किस तरीके से जुड़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया C2H6, ये क्या है बच्चों, आप पीछे पढ़ चुके हैं, एथेन। C2H6 एथेन है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरीके का होगा, C2 और H6 हाइड्रोजन के 6 परमाणु इस तरीके से यहाँ पे जुड़े हुए होंगे। अभी हम बात कर रहे हैं विषम परमाणुओं की। तो विषम परमाणु क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। तो ये जो हमारा एथेन है इसमें आप देख रहे हैं C2H6 ये है। अगर हम किसी विषम परमाणु को, कोई विषम परमाणु यहाँ पे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा, पहले हाइड्रोजन किसी भी जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसमें से किसी भी हाइड्रोजन को क्या करेगा, वो प्रतिस्थापित करेगा। मान लिया कि इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया, -H मतलब हटा दिया गया। तो ये क्या बनेगा, आप देख रहे हैं C2 और H के कितने हैं यहाँ पे 5, मतलब C2H5 हाइड्रोकार्बन मूलक बन गया। और यहाँ पे अगर हम क्लोरीन को जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा C2H5Cl, C2H5Cl, Cl क्लोरो, और ये हो गया एथेन, क्लोरो एथेन। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब कोई भी नया तत्व या परमाणु उसमें जुड़ता है तो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को एक एक करके प्रतिस्थापित करेगा और उसके स्थान पे नया क्लोरीन या ब्रोमीन या फिर नाइट्रोजन या फिर जो भी ये सब आप देख रहे हैं ये वहाँ पे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और एक नया आप देख रहे हैं यौगिक बन रहा है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, क्लोरोएथेन। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, विषम परमाणु। और अगर हम समूह की बात करें तो यहाँ पे कौन सा समूह है, Cl समूह, प्रकार्यात्मक समूह Cl है। ठीक है, तो विषम परमाणु कौन कौन से होते हैं आपने देखा। तो सबसे पहले विषम परमाणु एक बार फिर से हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्लोरीन विषम परमाणु हो गया। अब जो विषम परमाणु हैं वो कुछ प्रकार्यात्मक समूह के रूप में भी पाए जाते हैं, मतलब प्रकार्यात्मक समूह में भी विषम परमाणु पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि किन किन समूह में कौन कौन से विषम परमाणु पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ये हमारा क्या है, विषम परमाणु है। क्लोरो या फिर ब्रोमो, हम उनके जब हम यौगिक का नाम लिखते हैं तो उसमें क्लोरो या ब्रोमो लगाते हैं। और ये जो प्रकार्यात्मक समूह है वो क्या है, Cl, क्लोरीन का Cl और ब्रोमीन का Br, ये हमारा प्रकार्यात्मक समूह है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो अगर हम यहाँ पे क्लोरीन, जैसे हमने यहाँ पे क्लोरीन जोड़ा था उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे Br ब्रोमीन को जोड़ें तो CH3Br एक हमारा एग्जाम्पल हो गया और C2H5Cl ये भी हमारा एक उदाहरण हो गया। दूसरा जो विषम परमाणु है ऑक्सीजन, ये किन किन प्रक्रियात्मक समूह में उपस्थित रहते हैं आप देख रहे हैं। एल्कोहल में ऑक्सीजन जो है वो विषम परमाणु के रूप में उपस्थित रहता है और एल्कोहल समूह का जो सूत्र होता है वो होता है OH।
उसी तरीके से ये जो एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड समूह का सूत्र होता है CHO। कीटोन समूह का सूत्र होता है C डबल बॉन्ड O, और इधर आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ कार्बन की जो शाखा हैं, जो श्रृंखलाएं हैं, जो संयोजकताएं हैं, वो खुली हुई हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH। और इनके अगर हम उदाहरण की बात करें तो एल्कोहल समूह का उदाहरण हो जाएगा CH3OH या फिर C2H5OH। अगर एल्डिहाइड समूह की बात करें तो आप देख रहे हैं, देखिए एल्डिहाइड समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3CHO। कीटोन समूह की अगर हम उदाहरण की बात करें तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3। आपको ध्यान रखना है कि कीटोन समूह में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, और इधर ये खुली रहेंगी इसकी श्रृंखलाएं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का आप उदाहरण देख रहे हैं CH3COOH। तो विषम परमाणु वे परमाणु जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके खुद वहां पे जाके बैठ जाते हैं, वे विषम परमाणु। और विषम परमाणुओं में आपने देखा कि किन किन प्रक्रियात्मक समूह में वे उपस्थित रहते हैं। अब बात करते हैं समजातीय श्रेणी की। आपने इससे पिछले वाले भाग में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के विषय में पढ़ा है। अगर हम बात करें एल्केन की, तो एल्केन श्रेणी का जो पहला सदस्य CH4 मेथेन, दूसरा सदस्य C2H6, तीसरा जो सदस्य है वो होगा C3H8, और चौथा जो सदस्य हो जाएगा C4H10। इस तरीके से एल्केन समूह के सदस्यों को हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। आप बच्चों एल्कीन और एल्काइन समूह के सदस्यों को भी यहाँ पे लिख के उसके बाद आप समझ सकते हैं। अगर हम इसमें से कोई प्रक्रियात्मक समूह उसमें लगाएं, मतलब कि कोई विषम परमाणु जोड़ें, तो यहाँ पे क्या होगा, CH4 में अगर हम एल्कोहल प्रक्रियात्मक समूह को इसमें अगर हम जोड़ना चाहें तो ये हो जाएगा CH3OH। अगर हम यहाँ पे OH समूह लगाना चाहें तो ये हो जाएगा C2H5OH। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन को हटाएगा तभी तो प्रक्रियात्मक समूह वहाँ पे लग पाएगा। तो CH4 हाइड्रोजन के 4 परमाणु थे, एक हाइड्रोजन को हटाया और OH लग गया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन को हटाया और OH लग गया। उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी देखेंगे तो C3H7OH, और यहाँ पे आप देखें तो ये आ जाएगा C4H9OH। तो आप ये देख रहे हैं कि जब कोई प्रक्रियात्मक समूह किसी एक ही सीरीज को के हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाता है और वहाँ पे लग जाता है, तो ये जो हमारी नई सीरीज ये प्राप्त हुई है, इस नई सीरीज की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं सब में एक ही प्रक्रियात्मक समूह है। और उसके साथ साथ पहले CH3 और C2H5 को अगर हम देखें तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप देखेंगे CH2 का डिफरेंस इसमें भी आ रहा है और इनमें भी CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो समजातीय श्रेणी क्या है बच्चों? कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। आप देख रहे हैं एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो ये जो श्रेणी हो गई, ये कौन सी श्रेणी हो गई? समजातीय श्रेणी हो गई। जैसे उदाहरण CH3OH आप देख रहे हैं वहाँ पे, C2H5OH, C3H7OH और C4H9OH, ये सब हमारे क्या हैं? समजातीय श्रेणी हैं। अगर हम बात करें मेथेन CH4 C2H6, इसमें कितने का डिफरेंस है? CH2 इकाई का अंतर है। उसी प्रकार से इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी CH2 इकाई का ही अंतर है। मतलब अगर हम एक से दूसरे सदस्य में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके द्रव्यमान में CH2 का डिफरेंस, मतलब CH2 का मतलब हुआ कार्बन का 12 मास नंबर और हाइड्रोजन का 1, और चूंकि 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं तो 2 से मल्टीपल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 + 2, इसका मतलब ये हो गया 14। मतलब 14 यूनिट द्रव्यमान का डिफरेंस एक सदस्य के बाद दूसरे सदस्य में होगा। आगे चलते हैं।
समजातीय यौगिकों के गुणधर्मों के विषय में देखें तो समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है। अभी आपने देखा कि एक सदस्य से जब दूसरे सदस्य में जाते हैं आगे वाले में, तो आणविक जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, 14 यूनिट बढ़ जाता है। तो आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। और दूसरी चीज, आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। अगर तीसरी चीज अगर हम देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि समजातीय यौगिकों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो ये थे समजातीय यौगिकों की कुछ गुणधर्म। आगे देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर का, बहुत महत्वपूर्ण है, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से करते हैं इसको जानना है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले कुछ स्टेप्स में, ये कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के द्वारा हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से हम यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में आप देख रहे हैं निम्न विधि के द्वारा किसी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है। पहला पॉइंट क्या है, देखिए, यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले क्या देखेंगे, कोई भी अगर हमारा यौगिक दिया हुआ है तो उसमें हम ये देखेंगे कि कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, कितनी कार्बन परमाणुओं की संख्या है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें C3H8, तो आप देख रहे हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3 है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, कार्बन परमाणुओं की संख्या देखनी है कितनी है, जैसे C3H8 3 हो गई। उसके बाद प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्वलग्न अथवा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम में दर्शाया जाता है। पूर्वलग्न का मतलब पहले हुआ, मतलब नाम से पहले ही उसको लिखेंगे, और अनुलग्न का मतलब होता है नाम के बाद में उसको लिखा जाएगा। जैसे अगर कोई प्रक्रियात्मक समूह यहाँ पे जोड़ दें C3H7OH, तो हम क्या करेंगे, प्रक्रियात्मक जो समूह है उसके द्वारा पूर्वलग्न मतलब नाम के पहले या तो उसको जोड़ेंगे और या फिर नाम के बाद में उस प्रक्रियात्मक समूह के उसको जोड़ा जाएगा, यौगिक के नाम के पहले या बाद में जोड़ा जाएगा। तीसरा, यदि प्रक्रियात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना है, तो यदि प्रक्रियात्मक समूह के अनुलग्न का नाम स्वर A-E-I-O-U से प्रारंभ होता है, A-E-I-O-U ये आपके वॉवेल्स हैं, इनसे प्रारंभ होता है, तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाते हैं। मतलब जैसे अगर C3 की अगर हम बात करें तो ये क्या हुआ, प्रोपेन, C3H8 क्या हो गया आपका, प्रोपेन। अब हमें ये देखना है कि अगर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH का मतलब एल्कोहल, ऑल ग्रुप लगेगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे OL ग्रुप लगा हुआ है तो क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि अनुलग्न नाम स्वर A-E-I-O से प्रारंभ होता है। आप देख रहे हैं A-E-I-O-U से प्रारंभ हो रहा है, तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का ई हटाकर उसमें अनुलग्न लगाते हैं। तो कार्बन श्रृंखला के नाम का अंत का ई क्या है, ये देख रहे हैं आप, ई हटाएंगे और लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन, PROPAN, ई नहीं लिखा जाएगा, OL एक साथ हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। तो इसका मतलब C3H7 का नामकरण क्या हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है बच्चों। उसके बाद संतृप्त कार्बन श्रृंखला, अगर सिंगल बॉन्ड है, संतृप्त कार्बन श्रृंखला का मतलब ही सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसमें N लगाते हैं। जैसे प्रोपेन आपने ऊपर लिखा था प्रोपेन, अगर डबल होगा बॉन्ड तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। और असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होगा मतलब द्विबंध होगा तो इन लगाएंगे, और अगर त्रिबंध होगा तो आइन लगाएंगे। इसके बारे में आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। सिंगल बॉन्ड में एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड में इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगाएंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में अब आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं
कि कौन कौन से यौगिक हैं और उन यौगिकों के नामकरण में उन यौगिकों के नाम को किस प्रकार से हम अपनी जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसके नाम के पहले या फिर बाद में किस प्रकार से उसको लगाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं यौगिकों के नाम लिखे हुए हैं, हेलो एल्केन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कीन और एल्काइन। इन सब के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं कि एल्कोहल OH होता है, एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है, कीटोन C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कीन और एल्काइन, इन सब के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं। अगर हेलो एल्केन होगा तो पूर्व लग्न लगेगा। पूर्व मतलब हमारा जो यौगिक का नाम होगा उससे पहले ही उसका नाम लगाया जाएगा। जैसे क्लोरो अगर है मतलब क्लोरीन है तो क्लोरो लगेगा, अगर ब्रोमीन है तो क्या लगेगा, ब्रोमो लगेगा, और वो पूर्व लग्न होगा मतलब हमारे यौगिक के नाम से पहले होगा। जैसे एक एग्जाम्पल, कार्बन, अगर हम इसको देखें उदाहरण को, तो कार्बन की यहाँ पे कितनी है, कार्बन परमाणु की संख्या आप देख रहे हैं 1 2 3, कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पे 3 है और यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है और लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे Cl लगा हुआ है, मतलब क्लोरीन लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, उसको हम पहले, उसका नाम पहले लिखेंगे, हमारा जो यौगिक का नाम होगा उससे पहले। तो क्या लिखेंगे, क्लोरीन अगर लगा है तो उसको क्या लिखेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लोरो लिखेंगे, और 3 कार्बन परमाणु हैं तो वो हो जाएगा प्रोपेन, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए वो प्रोपेन होगा, तो इसका नामकरण हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। उसी तरीके से अगर एल्कोहल ग्रुप है मतलब तो वहाँ पे अनुलग्न लगेगा ऑल। अनुलग्न का मतलब हमारे यौगिक के नाम के बाद लगेगा। जैसे एक एग्जाम्पल आप देखें, ये है कार्बन परमाणु की संख्या, आप देख रहे हैं सभी में सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन है। कार्बन परमाणु की संख्या है 1 2 3, तो 3 का मतलब हो गया प्रोपेन। अब यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है और OH का मतलब ऑल बाद में लगेगा, मतलब ये हो गया पहले तो प्रोपेन और जुड़ेगा OL, और जब जुड़ेगा तो लास्ट का E हटेगा और ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल NOL। तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनॉल। उसी तरीके से एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, अल, ये एल्डिहाइड समूह है CHO, तो प्रोपेनल, प्रोपेनल। उसी तरीके से अगर कीटोन ग्रुप है तो ओन लगेगा, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये देखिए क्या है, कीटोन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, और कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेनोन। उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा, और उसका लगेगा ओइक अम्ल, ओइक एसिड। तो यहाँ पे आप देखिए कार्बन परमाणुओं की संख्या देखिए कितनी है, 3 है, और ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनाइक अम्ल। लास्ट में एल्कीन अगर है तो अनुलग्न क्या लगता है, ईन लगता है, मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। और लास्ट में एल्काइन अगर है तो अनुलग्न लगेगा आइन, मतलब एल्काइन में क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और एल्कीन में आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है तो प्रोपीन लगेगा, और एल्काइन में क्या लगेगा, आइन लगेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं पूर्व लग्न आपके क्या हैं, सिर्फ क्लोरो, ब्रोमो, ये सब हेलोजन जो होंगे वो पूर्व लग्न लगेंगे, और जितने भी ये सब हैं ये सब क्या होंगे, अनुलग्न होंगे, मतलब यौगिक के नाम के बाद में उसको लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं, और इसके बाद और जो इसके और आगे है उसको हम आगे के भाग में पढ़ेंगे। और देखते हैं बच्चों कि आज हमारा गृह कार्य क्या है। सबसे पहले आपको C2H5Br इसका नाम बताना है कि इसका क्या नाम है, ये जो हमारा यौगिक लिखा हुआ है इसका क्या नाम है। विषम परमाणु किसे कहते हैं, अब आपने आज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा कि विषम परमाणु क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है, और उसके साथ साथ एल्कीन तथा एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है इसको बताना है। ये पिछले भाग में भी आप पढ़ चुके हैं, और आज भी आपने देखा कि एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, उनमें किस प्रकार का संबंध होता है। प्यारे बच्चों नमस्ते, मैं राजश्री अवस्थी शुक्ला, प्रवक्ता इतिहास
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोमती नगर लखनऊ से। भारतीय इतिहास के कुछ विषयों के अंतर्गत हम लोग द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईसवी तक की राज्य और उनकी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था। तो इसी के दूसरे पार्ट में आज हम लोग अध्ययन करेंगे राजधर्म के नवीन सिद्धांतों का, बदलता हुआ देहात, नगर एवं व्यापार, अभिलेख जिसकी मूल बातें हम यहाँ पर समझेंगे, और अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं। राजधर्म के नवीन सिद्धांतों के अंतर्गत जो भी राजा का पद कैसे करके एक सामान्य कर वसूलने वाले अधिकारी से लेकर के कैसे वो एक देवता के रूप में हो जाता है, यहाँ पर उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो राजधर्म के नवीन सिद्धांत, इनमें क्या है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि राजा को एक ऊंचा स्थान दिया गया, नृपति कहा गया, भूपति कहा गया, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे उसकी जो पद था वो बढ़ता चला गया। फिर उसको देवताओं के समतुल्य बनाने के लिए दैवीय अवधारणा आई कि राजा वास्तव में क्या है, देवताओं के समान है, देवताओं के बराबर है। तो इसमें दक्षिण भारत में, जो उत्तर भारत में तो उस समय हम लोगों ने अभी पढ़ा ही है, मौर्य साम्राज्य था, इसी के कालांतर में दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र में और उसके दक्षिण में ये हमें छोटे सरदार और सरदारियां यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिनमें कि चोल हैं, चेर हैं, पांड्य साम्राज्य हैं। ये राज्य बहुत ही समृद्ध राज्य थे और बहुत समय तक इन्होंने शासन किया। चोलों के लिए तो कहा जाता है कि पूरा बंगाल की खाड़ी ही उनके लिए एक झील बन चुकी थी। तो बहुत ही समृद्ध ये तीनों यहाँ के दक्षिण भारत के हमारे राज्य रहे हैं। पश्चिम और मध्य क्षेत्र में, भारत के पश्चिम और मध्य क्षेत्र में जो राजा शासन करते थे उस समय, उनमें हिंद यूनानी शासक हैं और शक शासक हैं। ये क्षत्रप कहलाते हैं और इन्होंने उस समय वहां पर शासन किया है। तो इन्हीं में जैसे हम बता रहे थे आपको कि राजाओं का स्थान जो है वो अब केवल व्यक्ति समूह के ऊपर ही उनका नियंत्रण नहीं रह गया, वो अब देवताओं के समान हो गया, देवतुल्य हो गया। तो ये लोग अपनी उपाधियों में, जैसा कि आप पहले भी सुन चुके हैं कि अशोक के लिए उसने अपना नाम क्या लगाया था, प्रियदर्शी के साथ साथ देवा नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हमें बहुत सारे उल्लेख मिलेंगे कि अपने को, राजा को देवता के समान यहाँ पर उन्होंने देवतुल्य उन्होंने सिद्ध किया। तो इसलिए सबसे पहले हम कुषाण वंश की बात करते हैं। तो कुषाण वंश जो भारत में जिन्होंने शासन किया, उनका मध्य एशिया से लेकर के पूरा पश्चिम उत्तर भारत तक का इनका शासन था और इसमें सर्वप्रमुख जो राजा था वो था कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शकों को पराजित करके शक संवत प्रारंभ किया और अपने आप को देवतुल्य समझाने के लिए अपनी आदम कद की मूर्तियां स्थापित की। मथुरा से और दूसरा अफगानिस्तान के ऐसे ही क्षेत्र से, वहां के देव स्थान से हमें आदमकद मूर्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे देखिए कि ये कुषाण राजा कनिष्क की मूर्ति है और यहाँ पर ये पूरा अभिलेख लिखा हुआ है। इस अभिलेख में इस राजा की जो भी उनकी प्रमुख घटनाएं हैं उनके जीवन की, जो उन्होंने जो भी राजनीतिक घटनाएं उस समय घटित हुई, उनके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इसी में हम लोगों ने अगला पढ़ा कि गुप्त। तो गुप्त साम्राज्य जो था वो भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ये हमारा 3री शताब्दी 4थी शताब्दी ईसवी की बात है कि ये गुप्त साम्राज्यों का, यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, जिसमें एक बार फिर हमको बहुत सारे प्रभावी शक्तिशाली राजाओं का एक क्रम प्राप्त होता है, जिन्होंने यहाँ पर बहुत समय तक शासन किया। इन गुप्त सम्राटों ने अपने सिक्कों में भी देवताओं के समान उपाधि धारण की, अपने नाम के आगे उनको उल्लिखित किया और बहुत ही ज्यादा जो व्यापार में प्रगति हुई, बाकी सारे क्षेत्रों में प्रगति हुई। तो गुप्त काल में बहुत ही ज्यादा इस सारी चीजों में प्रगति हुई है। सिक्कों और अभिलेखों के आधार पर राजवंश, तो इसमें हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी हमने कनिष्क का सिक्का देखा था पिछली स्लाइड में, तो उस कनिष्क ने सबसे पहले कुषाण वंश ने ही भारत में स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे। सोने की धातु, ये सोने की धातु जो थी वास्तव में बहुमूल्य होती है और इसका भी जो
अच्छा, जो उत्तम क्वालिटी का जो शुद्ध स्वर्ण धातु है वो इसमें प्रयुक्त की गई है। इनकी एक निश्चित माप है और उस पर राजा का चित्र अंकित है, देवता का चित्र अंकित है, उस पर लिपि भी लिखी गई है। ऐसा ही हमारे गुप्त सम्राटों में भी बहुत सिक्के प्राप्त होते हैं। स्वर्ण सिक्के हैं ये, इसमें भी स्वर्ण की जो धातु की जो बहुमूल्य है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का स्वर्ण प्रयोग किया गया है और इसमें भी राजाओं का, रानियों का और लिपि का भी उल्लेख किया गया। उनके जीवन की जितनी घटनाएं हैं, विभिन्न घटनाओं पर आधारित ये स्वर्ण के सिक्के जारी किए गए थे। इसी समय में हमको जो स्तंभ लेख प्राप्त होता है, अशोक का लेख है, लेकिन अशोक के स्तंभ लेख पर ही समुद्रगुप्त ने अपनी अभिलेख लिखवाया, जिसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। और प्रयाग, जैसा कि पहला इसका नाम इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद के किले में उसी अशोक के खंभे पर, अशोक के स्तंभ पर ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है। समुद्रगुप्त के जो राजकवि थे हरिशेन, उन्होंने संस्कृत भाषा में इस प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। ऐसा माना जाता है कि ये जो है समुद्रगुप्त, भारत में इन्होंने बहुत विस्तृत भूभाग पर अधिकार किया था और इस प्रयाग प्रशस्ति में उन्होंने उसी पूरी अपनी राजनीतिक यात्रा का वर्णन किया था, जिसमें बताया था, लिखा है कि राजा बहुत ही अज्ञेय है, बहुत ही कोमल हृदय के हैं, वो स्वभाव से देवताओं के समान है, वो इंद्र के समान है, वरुण के समान है, यम के समान है। तो उनमें देवताओं के गुणों को समायोजित किया गया, देवताओं के तुल्य उनको बताया गया। तो यहाँ पर यद्यपि कि ऐसा माना जाता है कि ये साहित्यिक स्रोत है, इसमें साहित्य में बहुत बढ़ चढ़ करके लोगों ने अपने जो राजा हैं, अपने आश्रयदाता राजा हैं, उनकी यहाँ पर बड़ाई की है, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति हमारे पास ऐसा अभिलेख मौजूद है जिसमें कि यह सिद्ध होता है कि वो पूरा उसने उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी अपना अधिकार किया था। बदलता हुआ देहात, अब हम अर्थव्यवस्था की बात फिर से करते हैं। नगर तो हमारे थे ही, जो देहात की परिस्थितियां बदल रही थी, जो हमारा सामान्य जनजीवन था, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इन पूरे 1000 साल के इस समय में देहात में क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसके बारे में हमें बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है, जो जातक ग्रंथ हैं और पंचतंत्र की कहानियां हैं। संभवतः ये आप लोगों ने भी सुनी होंगी ना, पंचतंत्र की कहानियां अपने नानी नाना या दादी बाबा सबसे सुनी होंगी। तो इन्हीं कहानियों को बहुत समय तक केवल श्रुतियों के माध्यम से ही चर्चा में रही, लेकिन बाद में इनको किसी समय लिपिबद्ध किया गया और इनसे हमको बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। और इसी में एक गंधतिंदु जातक नाम की एक कथा है, जिसमें कि एक कुटिल राजा के बारे में उल्लेख किया गया है कि कुटिल राजा अगर शासन करता है तो उसकी जो प्रजा है वो कितना परेशान होती है। जब वो प्रजा परेशान होती है तो वो वहां से पलायन कर जाती है और जंगलों में जाकर के रहने लगती है। वहां जाकर के वो कुछ और कार्य करती है, जंगलों को जला करके कृषि योग्य भूमि बनाती है या कुछ और कार्य करती है। तो ऐसे में वो राजा स्वयं वेश परिवर्तित करके जाता है और प्रजा से संपर्क साधता है। तो उसे पता चलता है कि ग्रामीण स्त्रियां हैं, वृद्ध स्त्रियां हैं, बालक हैं और जो कृषि मजदूर हैं, उन सबसे वो बात करता है तो उसको पता चलता है कि लोग कितने परेशान हैं। वो बताते हैं कि दिन में राजा के लोग लूटते हैं और रात में डाकू, अर्थात उन दोनों के बीच में, राजा और प्रजा के बीच में काफी दूरी आ चुकी थी। दोनों, एक राजा जो है वो प्रजा से काफी दूर हो चुका था, उसकी मनस्थिति को नहीं समझ पा रहा था। धीरे धीरे ये पूरा परिदृश्य जो है वो बदलता गया। उपज बढ़ाने के तरीके, अब हम लोग बात करते हैं, हमारे यहाँ नदियों का बहुत ही महत्व है। तो उन नदियों के माध्यम से एक तो आवागमन सरल रहता है और दूसरा हमारे कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सहायता मिलती है। कृषि में सिंचाई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसे में जो भी क्षेत्र नदियों के पास में पड़ते हैं, उनमें आसानी से उपज की पैदावार जो है वो ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। तो गंगा का क्षेत्र हो या हमारे दक्षिण भारत की कावेरी का, उसके आसपास के जितने भी उर्वरक क्षेत्र हैं, उन सब में एक प्रकार से उपज को बढ़ाने का प्रयास किया गया। और उत्तर भारत में लोहे के हल से, जैसे हमने बात की थी कि इस काल में लोहा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो लोहे के फाल से प्रयुक्त जो हल है उसका प्रयोग करके उत्तर भारत में अनाज को बढ़ाया गया, उसकी पैदावार को। और दक्षिण में भी, जहां पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, कछारी भूमि थी, वहां पर भी बहुत इसका प्रयोग किया गया और अच्छे परिणाम आए। लेकिन यह लोहे के हल का जो प्रयोग है, ये हमारे पश्चिम में उतना प्रयोग नहीं आ पाया, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा
भूमि जो है वो रेतीली है। लेकिन देखते हैं कि लोगों ने इसमें और उपज बढ़ाने के तरीके अपनाए, जिसमें उन्होंने सिंचाई के लिए कुएं खुदवाए, नहरें बनवाई, जलाशय बनवाए और इसके माध्यम से उन्होंने सिंचाई करके अपनी उपज को बढ़ाया। यहाँ पर एक चीज और देखने योग्य है कि उत्तर मध्य भारत में यहाँ पर गंगा यमुना के मैदान में बहुत ही ज्यादा धान की रुपाई प्रारंभ हुई। धान के कारण जो वृद्धि हुई उपज में, अनाज में, वो बहुत ज्यादा हुई और इसके कारण भी हमारा जो ये तरीका था बढ़ाने का वो बढ़ता चला गया। अच्छा एक तरीका इन्होंने अपनाया और धान की रुपाई करके अच्छा अनाज पैदा किया। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, अब जैसे जैसे कृषि से अगर व्यापार बढ़ता है तो धीरे धीरे लोगों में भी एक बंटवारा सा होने लगता है कि जो कृषि करवाता है, जिसके यहाँ अगर अच्छी पैदावार हुई है, उसका कृषि अधिशेष अधिक है, तो वो अधिक विलासिता का जीवन जीने लगता है। किसी के यहाँ अगर किसी कारणवश भूमि से उतनी उपज नहीं हो पाई तो वो धीरे धीरे गरीब होता जाता है। तो ये जो बढ़ती हुई सामाजिक खाई है ये यहाँ पर हमें दिखाई देती है। बहुत सारे जातकों में इसका उल्लेख आता है और सारी कहानियों में भी इनका उल्लेख आता है, जिसका समग्र अध्ययन इतिहासकारों ने किया है। तो ये बहुत ही कहीं पता चलता है कि वो तो बहुत अधिक उन्नत हो चुके हैं, जिनमें श्रेणी संघ के जो लोग हैं, जो प्रमुख हैं, वो बहुत अधिक उन्नत अवस्था में आ गए हैं और वहीं दूसरी तरफ जो सामान्य जन है वो थोड़ा सा उतना वंचित, उतना अच्छे तरीके से नहीं रह पाता है, वंचित रह जाता है। भूमिदान और संभ्रांत ग्रामीण। भूमिदान, पहली बार दान की बात आती है तो दान किसी को भी योग्य पुरुष को किया जाता है, योग्य व्यक्ति को किया जाता है जिसको दान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर दान जो है मुख्यतः या तो मंदिरों को दिया गया, ब्राह्मणों को दिया गया, या फिर किसी से प्रसन्न होकर के राजा ने अपने को कोई क्षेत्र को दान में दे दिया। तो ऐसे दान को देते समय एक पट्टिका दी जाती थी, उस पर बाकायदे लिखा जाता था, उसको हम लोग अभिलेख भी कह सकते हैं, और उसमें बाकायदे दानदाता का नाम उल्लिखित होता था, किस विषय हेतु उसको दिया जा रहा है ये भी, और किसको दिया जा रहा है, कितने समय के लिए दिया जा रहा है, ये सब कुछ उसमें उल्लेख किया जाता था। तो ये भूमि दान, धीरे धीरे दान जो है वो भूमि दान होता चला गया, बढ़ता चला गया। और इसी प्रकार से जो नागरिक थे, जो ग्रामीण थे, उनको जब ये दान मिला तो वो धीरे धीरे संभ्रांत भी होते गए और ऐसे में जो नवीन उच्च वर्ग बना, उन्होंने अपनी विलासिता की आवश्यक की वस्तुएं जो हैं उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे इस समय हमको मिलती हैं उत्तरी कृष्ण मार्जित पॉटरी, जो ये मृदभांड है, काली पॉलिश इनमें की गई है, तो ये बहुत ही सुंदर है, बहुत बहुमूल्य है, इसलिए ये माना गया कि ये विलासिता की वस्तुएं हैं और जो नए नए संभ्रांत और ग्रामीण हुए हैं उन्होंने इनको अपने जीवन में प्रयोग किया। अच्छा, भूमिदान में एक बात और आती है कि इसमें प्रभावती गुप्त का प्रयोग नाम आता है। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री हैं प्रभावती गुप्ता, तो इन्होंने वाकाटक साम्राज्य से इनका वैवाहिक संबंध रहा और इन्होंने फिर भूमि के दान का उल्लेख किया। महत्वपूर्ण चीज यह है कि यहाँ पर स्त्री होकर के उसको भूमि दान का अधिकार प्राप्त है, यह एक बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग नगर और व्यापार की बात कर लेते हैं। तो नगर, जैसा हम लोगों ने अभी षोडश महाजनपद पढ़े थे, तो उन 16 महाजनपदों की जो राजधानियां थी, धीरे धीरे वही प्रमुख नगर बनते चले गए, क्योंकि ये पहले से ही हमारे राजमार्गों से जुड़ी हुई थी, इनमें आवागमन सुलभता से हो सकता था और इनमें प्रचुर संसाधन भी थे। इस वजह से इन नगरों का विकास बहुत शीघ्रता से हुआ और बहुत ही उन्नत तरीके से ये नगर व्यापारिक केंद्र बन गए। जैसे तक्षशिला है, पाटलिपुत्र है, 4वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के पाटलिपुत्र जो पटना नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है, वो एक बहुत बड़ी राजधानी बना और बाद में धीरे धीरे ये इसका पतन हुआ, लेकिन यह एक व्यापारिक केंद्र बना रहा। ऐसे ही उज्जैनी है, दक्षिण भारत में भी बहुत सारे राज्य स्थान ऐसे हैं, नगर ऐसे हैं जो कि व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नगर में रहने वाले लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे। कैसे? जैसे कृषि, फिर से बात करते हैं, कृषि अधिशेष से ही व्यापार की उन्नति होती है। कृषि, जब हमारा पेट भरा होता है तभी हमें सब विलासिता की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, वो अच्छी लगती हैं। जब तक हमारे पास भोजन नहीं होता, हम सिर्फ अपने भोजन को पाने के उद्देश्य से घूमते रहते हैं। तो ये
नगरीय जनसंख्या कैसे बढ़ी? जब इनके पास कृषि अधिशेष हुआ, व्यापार हुआ, तो व्यापार से धीरे धीरे इनके पास और अधिक समृद्धि आती गई और ये लोग नगर में रहने लगे और नगर में रहते हुए वहां के और जो भी सुख सुविधाएं थे उनका उपभोग करने लगे। अब संभ्रांत वर्ग जो ये एक नया वर्ग बना था, इसमें शिल्पकार भी थे। जैसे यहाँ पर आप ये मूर्ति देख रहे हैं, ये एक शिल्पकार, एक धनाढ्य वर्ग ने अपनी ये मूर्ति बनवाई थी और इसमें दान का उल्लेख किया था। जैसा भी हमने बताया कि कोई भी दान देते हैं तो उस दान पट्टिका पर नाम भी लिखवाया जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया था। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है उसके अंदर पूरा व्यापार होता था। किससे? कैसे? स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों का ही पूरा एक विस्तृत जाल बना हुआ था और यहाँ से देशी और विदेशी दोनों व्यापार होते थे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में उल्लेख आता है मालाबार तट का। मालाबार आज का केरल का तट है। तो यहाँ पर उस यूनानी पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि वहां पर काली मिर्च और दालचीनी के बहुत व्यापार होता था, वहां से निर्यात होता था और बहुत बहुमूल्य वस्तुएं, हाथी दांत, शंख, सीपी, मनके, बहुत सारी और चीजें हैं, बहुमूल्य धातुएं हैं जिनका कि वहां से निर्यात आयात हुआ करता था और बड़े बड़े जहाजों से ये व्यापार किया करते थे। महाद्वीप के अंतर ही सारे राज्य जितने भी अभी हमने आपको नगर बताए हैं, इन प्रमुख नगरों के बीच में स्थल मार्ग से पूरा व्यापार होता था और उन स्थल मार्ग से व्यापार करने वाले कौन से लोग होते होंगे? सामान्य व्यापारी वर्ग भी होता था, श्रेणी संघ भी होता था। यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि इन एक निश्चित प्रकार का सामान बनाते हैं उनका एक संघ बन जाता है। जैसे अगर आप कपड़ा उत्पादन कर रहे हैं तो वो एक कपड़े का संघ बन जाएगा, या आप किसी और दूसरी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उसका एक संघ बन जाएगा। उस श्रेणी या संघ का कोई अधिकारी होता था, सेठी या अधिपति जो भी होता था, वो उस पूरे सामान की देखभाल का जिम्मा होता था। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है, कैसे उसकी सुरक्षा हो, इसकी जिम्मेदारी राज्य के ऊपर होती थी। सुरक्षा के लिए वो लोग सुरक्षा अवश्य प्रदान करते थे, लेकिन इसके एवज में कुछ ना कुछ उनसे धनराशि जरूर वसूलते थे। इसमें फेरी लगाने वाले व्यक्ति भी होते थे, व्यापारी होते थे, और बैलगाड़ी से चलने वाले व्यापारी भी होते थे, और बहुत दूर तक जाने वाले व्यापारी भी होते थे, जो कि स्थल मार्ग से और जल मार्ग से मध्य एशिया तक व्यापार करते थे। दक्षिण भारत में हमारे बहुत रोमन सिक्के मिले हैं, यानी कि जो रोमन अंपायर, रोमन साम्राज्य है, वहां से भी दक्षिण भारत का व्यापारिक संबंध रहा और ये जलमार्ग के द्वारा ही हो सकता था। तो ये हमारे व्यापार की उस समय की उन्नत दशा को दर्शाता है कि दक्षिण भारत में हमारे पास बहुत ही अधिक मात्रा में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्के, जैसे हमने बताया आपको कि एक राजा सिक्के जारी करता है, तो राजा जब सिक्के जारी कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ खासियत होगी। क्या? क्योंकि वो राजकीय है इसलिए उस पर राजा का चिन्ह होगा। उसका पदार्थ, जिस पदार्थ से वो निर्मित है, वो उस समय की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। अगर वो स्वर्ण धातु है, इसका मतलब है कि जो साम्राज्य है बहुत ही उन्नत अर्थव्यवस्था पर आधारित है, तभी वो सोने की बहुमूल्य धातुओं का सिक्का जारी कर पा रहा है और ये वस्तु विनिमय में कार्य आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सामान्य जनता के पास बहुत ही सरलता से उपलब्ध है। ठीक है। अच्छा, इसमें और सिक्कों में चित्र बने हैं, राजाओं के चित्र बने हैं, लिपि में उनका नाम लिखा हुआ है और उपाधियां लिखी हुई हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे चित्र अन्य भी बने हैं जो कि उनके धार्मिक जीवन को भी प्रकट करते हैं। तो सिक्कों से हमें बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। उनका आकार कैसा है, गोलाकार है, उनके बनाने की तकनीक, जो बनाने की तकनीक है, जो हमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्के मिलते हैं, वो आहत सिक्के कहलाते हैं या पंच मार्क कॉइन्स। पंच तो पंच मार्क कॉइन्स, जो सिक्का ठप्पा लगा करके बनाया जाता है, वो पंच मार्क कॉइन्स है। उन्हीं में पहले जब अध्ययन किया गया तो देखा गया कि मौर्य वंश के कुछ सिक्के प्राप्त हुए जिनमें मोर, चंद्रमा और ऐसा कुछ पर्वत जैसा अंकन है, जिसको देखा गया और मौर्य शासकों से इसको संबंधित किया गया। इसमें उन राजाओं का नाम भी उल्लिखित था, जो कि लिपि उसको पढ़ी गई और समझा गया कि हाँ, ये इस राजा से संबंधित है। तो बच्चों, हम लोग नगर देखते हैं, जो ये नए नगरों का निर्माण हुआ था। जैसा हमने बताया कि ये महाजनपदों की राजधानियां ही थी, जो आगे चल करके व्यापारिक केंद्र बनी, जिनमें आपका ये देखिए पाटलिपुत्र गंगा के किनारे और श्रावस्ती
कौशाम्बी, मथुरा, कन्नौज, ये पूरा क्षेत्र गुप्त राजवंश का है। यहाँ ये वाकाटक शासक हैं। ये सातवाहनों का क्षेत्र है। हिंदू यूनानी शासकों का क्षेत्र इधर ये शक है, और ये इधर कुषाण, जिनका की पूरा राज्य मध्य एशिया तक विस्तृत था। यहाँ ये चेर, पांड्य और चोल, जो हमने सरदार बताया आपको, ये वो साम्राज्य हैं। अच्छा, यहाँ सुदर्शन झील का एक वर्णन मिलता है, वो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर शक शासक जो रुद्रदमन है, उसने एक कृत्रिम जो जलाशय बनाया गया था, सुदर्शन झील, मौर्यों के काल में गई थी, वो किसी समय थोड़ा सा खंडित हो गई, जो कि तटबंधों से युक्त थी। कोई तूफान आया तो वो टूट गया, पानी बह गया, उसका उसने पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि इसने कोई एक्स्ट्रा कर इस पे नहीं लगाया था, बिना नया कर लगाए हुए ही उसने इसको बनवाया। और यहाँ पर जो गिरनार का अभिलेख है, उसमें उसने इस बात को स्पष्ट रूप से अंकित करवाया है। तो ये नए नगर हैं, इनको आप देखिएगा और इनकी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए व्यापारिक महत्व को आप समझिएगा, दर्शाइएगा जरूर इसको। एक बार फिर से हम लोग सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो कि सिक्के हमारे विभिन्न कालखंड में प्राप्त हुए हैं, अलग अलग राजाओं के हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो ये कुषाण कालीन सिक्का है। जैसा हमने बताया आपको कि स्वर्ण सिक्का पहली बार कुषाण राजाओं ने जारी किया, जिसमें उनका चित्र अंकित था, राजाओं का चित्र अंकित था, और उसमें कुछ अभिलेख भी लिखे हुए थे। ये हिंद यूनानी शासक मेनांडर का सिक्का है। सबसे पहले राजाओं का चित्र हिंद यूनानी शासकों ने छापना शुरू किया था। ये गुप्तकालीन सिक्का है, जिसमें कि राजा और उसके साथ उसकी उपाधि का भी उल्लेख है, राजा का चित्र है, और उनके धार्मिक विश्वासों के आधार पर अन्य चित्रों का भी उल्लेख, अंकन किया गया है। ये आहत सिक्के हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये आहत पंचमार्क कॉइन्स, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। और इन सिक्कों की क्या खासियत है कि इनका कोई एक निश्चित आकार नहीं है, बस ऐसे ठप्पा लगा करके बनाए गए हैं। और इनमें बहुत सारे हमें जो चित्र मिले हैं, जिसमें कि उनको मिलाया गया, तो वो मौर्य साम्राज्य के भी कुछ कुछ सिद्ध हुए हैं, जिनमें कि मयूर बना है और वो पहाड़ बना है, या और भी अंकन है। तो उन सबको यहाँ पर देखते हैं हम लोग, मिलते हैं। अच्छा, उस समय काबाइली क्षेत्र भी इतने विकसित हो चुके थे कि जो वहां के छोटे छोटे राजा लोग थे, सरदार थे, उन्होंने भी व्यापार के लिए अपने यहाँ सिक्के छापने शुरू किए थे। और इनमें से ये एक योधेय सिक्का है, जो कि बड़े ज्यादा मात्रा में तांबे के सिक्के ये प्राप्त हुए हैं, और ये काबाइली गण है। लेकिन ये सिक्के छाप बना रहे हैं, इसका मतलब कि व्यापार में इनकी दृष्टि काफी अच्छे से है कि आगे बढ़ना चाहते हैं। अभिलेख, अब हम लोग अभिलेखों के बारे में बात कर लें। अभिलेख क्या होते हैं? जो भी बातें राजा अपने लोगों से कहना चाहता है, या जब वो दान देता है तो जो भी लिखता है, किसी भी चीज को जब एक पत्थर पर, एक शिला पर, या कहीं एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर उत्कीर्ण करके लिख पाया जाता है, वो अभिलेख हमको प्राप्त होता है। अब ये अभिलेख जैसे यहाँ पर है, ये अशोक का अभिलेख है। इसको पढ़ने के लिए फिर हमें लिपि की आवश्यकता होती है, क्योंकि लिपि कैसे पहचानी जाए, कौन सी लिपि है, क्या है। तो इसमें ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, जैसे हमने आपको बताया 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का तोड़ निकाला, इसको वो पढ़ पाए, क्योंकि उन्होंने यहाँ के पुराने जो पंडित लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उन लोगों से उनकी देवनागरी और प्राचीन मूल जो और लिपियां थी, भाषाएं थी, उनको समझा, और ब्राह्मी लिपि को उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद ही वो अ अक्षर को पहचान करके आगे से उन्होंने इस ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ना संभव किया, जिसमें उन्होंने देखा कि दो प्रकार के हमारे अभिलेख हैं, एक में राजाओं का नाम है, एक में राजा का नाम नहीं है। तो ऐसे ही अशोक के दो अभिलेख मिलते हैं, जहां पर उसका एक में नाम है, एक में नहीं है। तो उनके जो भी ये अंदर का चीज दी गई है, जो भी उसने लिखा है, लिपि है, भाषा है, कार्य क्षेत्र है, इसके हिसाब से उनको मिलाया गया, तो वो उसी के कालखंड का सिद्ध हुआ। तो ऐतिहासिक साक्ष्य इसमें से हमको प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें अक्सर जब भी राजा कोई भी दान देता है, तो दान देने वाले का नाम, अपना नाम और समय अवश्य छपवाता है। इसलिए हमको इन सारी चीजों से ऐतिहासिक रूप से एक लिखित हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध होता है। लेकिन इस साक्ष्य की भी कोई एक निश्चित सीमा है। कैसे? क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। आज समझ लीजिए हमारा 2020 चल रहा है, और ये हम बात कर रहे हैं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की।
अभिलेखों के साक्ष्यों की भी कुछ सीमा है कि इसमें कहीं कुछ खंडित हमको प्राप्त होते हैं या कुछ टूट गया है, पत्थरों में इतना सुरक्षित नहीं रह गया, किसी और कारणवश लिपि धुंधली हो गई है, इसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, या कई बार होता है कि हम उसको बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं लेकिन वो केवल दान पत्र निकलता है, या हम जो जानना चाहते हैं वो उस सीमा का नहीं होता, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभिलेख से इसकी निर्धारित कर देती हैं सीमा को कि इससे ज्यादा हम इसमें नहीं अध्ययन कर सकते। ये हमारे कुछ अक्षर दिए गए हैं ब्राह्मी लिपि के, इनसे ही पढ़ करके ये पूरा अभिलेख पढ़ा गया। तो अब देख लेते हैं हम लोगों ने अपने पाठ के इस भाग में क्या क्या पढ़ा। हिंद, यूनानी शासक, कुषाण, शक, सातवाहन और गुप्त शासकों के बारे में पढ़ा। दक्षिण के राजा और जो सरदार हैं उनके बारे में, चोर, चेर, पांड्य, उनके बारे में पढ़ा। ग्रामीण समाज और नगर के बारे में पढ़ा। उपमहाद्वीपीय और विदेशी व्यापार, सिक्के, राजा और अभिलेख, इन सब के बारे में हम लोगों ने इस पाठ में अध्ययन किया है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से उत्तर मौर्य काल में विकसित जो राजत्व का विचार है, जो दैवीय उसको एक पोजीशन दी गई है, इसके बारे में अपने कॉपी में आपको अच्छे से इसका उत्तर लिखना है। और दूसरा प्रश्न, ये एक थोड़ा सा प्रोजेक्ट वर्क है, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, इसको जरूर करिएगा कि आज जो हमारे सिक्के या करेंसी जो भी चल रही है उसमें से कोई भी 5 सिक्के या 5 आप नोट इकट्ठा कर लीजिए और उसके दोनों तरफ पृष्ठ पर और अग्रभाग दोनों को देखिए, उस पर क्या लिखा है, कौन सा चित्र अंकित है, किस सन में जारी किया गया है, किस चीज का बना है। तो उन सबको यहाँ पर आपको देख करके उसकी समानताएं असमानताएं पुराने अगर आपके पास उपलब्ध हो तो उनसे आप मिला करके ये अवश्य कार्य कीजिएगा। अच्छा, सिक्के, जो सिक्के आप इकट्ठा करेंगे कई बार देखेंगे कि उसमें बहुत सारी चीजें आपको जानकारी मिलती है कि वो किसी उपलक्ष्य में जारी किए गए हैं, किस सन में जारी किए गए हैं, किसके द्वारा जारी किए गए हैं। तो ये प्रश्न अवश्य करिएगा, ये इसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो ये आप करेंगे।